अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास कंप्यूटर साइंस की हमारी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक अपने चैप्टर नंबर 1 का, द आर्किटेक्चर ऑफ वॉन न्यूमन कंप्यूटर्स। ये एक इंतहाई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रियल लाइफ में भी और एग्जाम के हवाले से तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 में से लॉन्ग क्वेश्चन आना है और ये लॉन्ग के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो टॉपिक माना जाता है। चलें जी, स्टार्ट करते हैं द आर्किटेक्चर ऑफ वॉन न्यूमन कंप्यूटर्स। पहले इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि एक्चुअली पहले तो बात करते हैं कि आर्किटेक्चर क्या होता है। आर्किटेक्चर कहते हैं किसी भी चीज़ के डिज़ाइन को। तो वॉन न्यूमन कंप्यूटर का आर्किटेक्चर का क्या मतलब होगा कि कंप्यूटर के अंदर जो आर्किटेक्चर है, यानी कि कंप्यूटर के जो पार्ट्स हैं, कंप्यूटर के जो हिस्से हैं, सपोज करें कुछ मैंने यहाँ पर लिखे भी हैं, जैसे सीपीयू है, इनपुट आउटपुट यूनिट है और मेमोरी है। तो ये किस तरह से आपस में कम्युनिकेट करेंगे, एक्चुअली हाउ दे आर ऑर्गेनाइज्ड, वो किस तरह से ऑर्गेनाइज किए गए हैं, उनकी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उनकी तरतीब क्या है, इस डिजाइन को बेसिकली आर्किटेक्चर कहते हैं। और हम पढ़ेंगे वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर, क्योंकि हिस्ट्री में याद रखिएगा इंतहाई इंपॉर्टेंट एक हार्वर्ड आर्किटेक्चर रहा है और आज जो हम ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। दोनों ही इस्तेमाल होते हैं, इन दोनों का डिफरेंस समझेंगे। सबसे पहले तो आपको प्रीवियस हिस्ट्री बताऊंगा, तो ऑब्वियसली आपको समझ आएगी ना कि एक्चुअली वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर का क्या मतलब है। देखिए जी, अगर प्रीवियस हिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले जब कंप्यूटर में ये आर्किटेक्चर नहीं थे, दोनों ही नहीं थे, तो उससे पहले कंप्यूटर किस तरह काम करते थे, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एग्जाम के हवाले से जो चीजें इंपॉर्टेंट है, इंशाल्लाह वो मैं आपको वीडियो का हक जो है वो आपका अदा हो जाएगा अगर आप देख रहे हैं तो। लेकिन मुझे पहले इसकी हिस्ट्री भी समझानी है। मैं समझता हूँ कि एक इंतहाई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बच्चे को बीइंग अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट इस चीज का लाजमी तौर पर नॉलेज होना चाहिए कि पहले तो ये फिक्स प्रोग्राम कंप्यूटर्स हुआ करते थे। याद रखिएगा, फिक्स प्रोग्राम का मतलब ये है, आप ये समझ लीजिए कि अगर किसी ने गेमिंग करनी है ना, तो उसमें कंप्यूटर की वायरिंग अलग होती थी, ऑर्गेनाइजेशन अलग थी, तरतीब अलग थी, समझ लीजिए आसान लफ्जों में। और अगर आपने कोई और काम करना है, लेट से आपने कैलकुलेशन करना है, तो उसके लिए कैलकुलेशंस के लिए कंप्यूटर के पार्ट्स की ऑर्गेनाइजेशन कुछ और होती थी, यानी कि कंपोनेंट्स की जो तरतीब थी, जो उनका सीक्वेंस था, या जो अरेंजमेंट्स थी, या जो उनकी कम्युनिकेशन थी, वो अलग तरीके से होती थी। मतलब अलग काम, तो कंप्यूटर के कंपोनेंट्स की तरतीब भी अलग। अब ये बड़ा मुश्किल काम है। फिक्स प्रोग्राम्स का क्या मतलब हो गया कि जिस तरह का कंप्यूटर में कोई काम होगा, उसमें कंप्यूटर के पार्ट्स की ऑर्गेनाइजेशन, उनकी जो तरतीब है, उनका जो अरेंजमेंट है, वो भी उसी तरीके से होगा, अलग तरीके से। अब ये बहुत बोरिंग हो गया था, तो फिर वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर जो है वो सामने आया था। लेकिन उससे पहले ना हिस्ट्री में एक आर्किटेक्चर बताया जाता है, हार्वर्ड आर्किटेक्चर। ये बेसिकली हार्वर्ड मार्क 1 एक कंप्यूटर था, उसके लिए था। याद रखिएगा कि हार्वर्ड एक किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम नहीं है, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से निकला, यानी कि पूरे पैनल ने ये कॉन्सेप्ट दिया था। इसके मुताबिक ये था कि कंप्यूटर के अंदर जो सीपीयू है, द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, एक्चुअली वो सीपीयू क्या करेगा कि दो मेमोरीज के साथ हमेशा कम्युनिकेट करेगा विद द हेल्प ऑफ टू सिस्टम बसेस। दो बसेस, इंस्ट्रक्शन बस अलग और डेटा बस अलग, यानी कि दो चैनल्स के जरिए, आप ये समझ लीजिए दो पाथ के जरिए से ना सीपीयू दो अलग अलग मेमोरीज के साथ कम्युनिकेट करता था। अगर कंप्यूटर ने डाटा के साथ काम करना है, यानी कि डाटा चाहिए कंप्यूटर को, डाटा जैसे कि हम लोग डाटा देते हैं कंप्यूटर में, हमारी पिक्चर्स हैं, हमारा कोई वर्ड का डॉक्यूमेंट है, वट एवर, हमारा कोई भी जो हमारी तरफ से हमारे एंड से जो डाटा बनता है, हम जब वो कंप्यूटर को देते हैं प्रोसेस करने के लिए, तो सीपीयू जब उसके साथ कम्युनिकेट करता था तो वो अलग मेमोरी से रब्ता करता था। और जब कंप्यूटर बात करता था प्रोग्राम्स की, इंस्ट्रक्शंस के ऊपर जब काम करता था, तो वो अलग मेमोरी में स्टोर होते थे। आसान लफ्जों में ये समझ लीजिए कि हमारे पास दो कंपोनेंट्स थे, डाटा अलग और प्रोग्राम अलग। डाटा क्या होता है मैंने आपको बता दिया, आपकी पिक्चर्स ले लें, आप अपने डॉक्यूमेंट समझ लीजिए, कोई भी चीज। और प्रोग्राम क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का काम, जो इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को दी जाती हैं, जैसे आपने जावा का कोड लिखा, आपने पाइथन का कोड लिखा, आपने कोई भी लैंग्वेज का कोड लिखा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोड लिखा, उन इंस्ट्रक्शंस को प्रोग्राम कहा जाता है। तो कंप्यूटर में दो तरह की चीजें होती है, डाटा और प्रोग्राम। आज भी हम अगर लेट से आप स्टडी कर रहे हो, ठीक है जी, आप काम कर रहे हो कंप्यूटर के ऊपर, अपना डाटा स्टोर कर रहे हो, अपनी फाइल्स को स्टोर कर रहे हो, तो वो आपका क्या है, वो डाटा है। और अगर आप कंप्यूटर के ऊपर कोई प्रोग्राम रन करते हो, किसी भी तरह के इंस्ट्रक्शंस रन करते हो, तो इसका मतलब ये है कि आप प्रोग्राम्स के ऊपर काम कर रहे हो। तो ये दोनों तरह की जो चीजें थी ना कंप्यूटर में स्टोर होती थी, और वो हार्वर्ड आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंगली ये था कि दोनों की मेमोरीज अलग अलग हो, सेपरेट मेमोरी का कॉन्सेप्ट था किसके अंदर, हार्वर्ड आर्किटेक्चर। यानी कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के तौर पे आपने याद रखना है कि इसमें दो अलग अलग मेमोरीज हुआ करती थी। कंप्यूटर को सीपीयू को जब प्रोग्राम चाहिए होता था तो वो अलग मेमोरी के साथ रब्ता करता था, और जब उसको डाटा के ऊपर काम करना होता था तो वो अलग मेमोरी के साथ कम्युनिकेट करता था। एक्चुअली ये मेमोरीज हैं, ये समझ लीजिए हमारे पास मेमोरी नंबर 1 है और ये मेमोरी नंबर 2 है। और ये दोनों मेमोरीज हमेशा याद रखेगा कि कंप्यूटर के कंपोनेंट्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ना सीपीयू, सीपीयू हमेशा किसके साथ कम्युनिकेट करता है, मेमोरी के साथ।
किसी भी चीज के ऊपर जब आपने सीपीयू से काम करवाना है तो याद रखिएगा कि वो पहले किसके साथ रब्ता करेगा, मेमोरी के साथ। वो चीज पहले आएगी ही मेमोरी के ऊपर, देन ही वो सीपीयू के ऊपर जा सकती है। सीपीयू प्रोसेसिंग करता ही उस चीज की है जो चीज इसके पास पड़ी होती है, मेमोरी के पास। तो ये दोनों चीजें मेमोरी के पास पड़ी होती थी और सीपीयू क्या करता था, इनके साथ इस तरीके से कम्युनिकेट करके प्रोसेसिंग करता था। लेकिन एक अच्छा मेथड नहीं था, इस वजह से ये फास्टेस्ट तो बहुत ज्यादा था। क्यों? क्योंकि देखें इसमें पैरेलल प्रोसेसिंग है। पैरेलल प्रोसेसिंग किस तरह से देखें जी, पैरेलल प्रोसेसिंग इसमें इसलिए है क्योंकि इसमें आप एक ही वक्त में दोनों चीजों के ऊपर काम कर सकते हैं। यानी कि सीपीयू एक ही वक्त में जो है वो इसके साथ प्रोग्राम्स के साथ भी काम कर सकता है और एक ही वक्त में उसी वक्त में डाटा को भी गेट कर सकता है, यानी कि उसको भी एग्जीक्यूशन के लिए अपने किसी भी कंपोनेंट को जो उसके फर्दर कंपोनेंट्स उनको दे सकता है। तो उसमें प्रोसेसिंग जो है वो उसकी फास्टेस्ट स्पीड मानी जाती थी, इसलिए ये पैरेलल प्रोसेसिंग की एग्जांपल है। यानी कि ये ज्यादा अच्छा मेथड था इस लिहाज से, अगर हम स्पीड को कंपैरेटिवली देखें, अगर वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर के साथ उसका कंपैरिजन करें। लेकिन वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर जो था वो ज्यादा सिंप्लीफाइड था। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें आपको अलग अलग मेमोरी मैनेज करनी पड़ रही थी, तो ये तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नहीं हो जाएगा। ऑब्वियसली जब आप मेमोरीज अलग अलग मैनेज करोगे तो डेफिनेटली ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। एट दैट टाइम हमने वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर को चूज किया। वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर बेसिकली जो जॉन वॉन न्यूमन एक हंगेरियन अमेरिकन मैथमेटिशियन थे, इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया। इन्होंने एक एक्चुअली एक डॉक्यूमेंट दिया था, एडवेक, ये आपके कंप्यूटर का नाम है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। उन्होंने एडवेक डॉक्यूमेंट दिया था जिसको एक्चुअली हम लोग एडवेक रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। हिस्ट्री में आपके सिलेबस में माजरत के साथ ये चीजें जो है वो मे बी मेंशन ना हो, इसलिए थोड़ा सा आपको परेशानी होगी, लेकिन हिस्ट्री समझें कि इसने असल में ना इस डॉक्यूमेंट के अंदर ये रिपोर्ट जो है वो एक शामिल की थी कि जिसमें उसने बोला था कि हमारे पास इस तरह का कोई तरीकाकार अच्छा नहीं है, हमारे पास एक नया तरीकाकार होना चाहिए। जिसके मुताबिक उसने क्या कहा था, उसने कहा था हमारे पास ना एक स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट होना चाहिए जो हमें यूज करना है, स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट। अब याद रखिएगा ये कॉन्सेप्ट क्या है जी, स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि कंप्यूटर को ना इस तरह से फिक्स प्रोग्राम के साथ मत चलाओ, उसको अलग अलग मेमोरीज के साथ मत चलाओ। उसने इन दोनों को अलग जो है ना वो समझ लीजिए कि रद्द कर दिया और एक नया कॉन्सेप्ट दिया। उसने कहा स्टोर्ड प्रोग्राम का मतलब है कंप्यूटर के अंदर ना मेमोरी के अंदर एक ही सिंगल मेमोरी के अंदर डाटा हो, उसी के अंदर प्रोग्राम हो। यहाँ पे देखिए दो सेपरेट मेमोरीज हैं, यहाँ पे एक ही मेमोरी है और एक ही मेमोरी के ऊपर डाटा भी पड़ा हुआ है। डी स्टैंड्स फॉर डाटा, पी स्टैंड्स फॉर प्रोग्राम। डाटा भी इसी के ऊपर है, प्रोग्राम भी इसी के ऊपर है। वो कहता था कि इन दोनों मेमोरीज को ना मर्ज कर दो, एक मेमोरी बनाओ और उसी के ऊपर जो है वो डाटा पढ़ाओ, प्रोग्राम पढ़ाओ। सीपीयू को अगर डाटा चाहिए डाटा गेट कर लेगा, अगर उसको किसी प्रोग्राम के ऊपर काम करना है वो प्रोग्राम गेट कर लेगा। मेमोरी इतनी एफिशिएंट बना दो कि वो डाटा और प्रोग्राम के दरमियान में डिस्टिंग्विश कर सके, दोनों को सेपरेट रख सके। आज देखिए आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी जो पिक्चर्स हैं, वो आपकी किसी भी कोडिंग की फाइल के साथ, डॉक्यूमेंट के साथ मर्ज नहीं होती ऑटोमेटिकली। कभी ऐसा हुआ है? कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। तो मेमोरी आपकी इतनी एफिशिएंट बना दी गई। तो उसने बेसिकली इन दोनों चीजों को जो है वो अलग साइड पे करके, रद्द करके एक नया कॉन्सेप्ट दिया, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इसीलिए इसको वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर उस बंदे के नाम से जाना जाता है। इसलिए ये बेसिकली आर्किटेक्चर है आपका जॉन वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर जिसको आप बोलते हो, ठीक है जी, जिसके अंदर ये कॉन्सेप्ट है। अब इसमें एक चीज है कि इसमें एक आप याद रखिएगा कि जिस तरह से इसके अंदर था पैरेलल प्रोसेसिंग, इसमें पैरेलल प्रोसेसिंग नहीं होगी, इसमें होगी सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग। ये दो शॉर्ट क्वेश्चन अलग से याद रख लें, सॉरी प्रोसेसिंग। तो ये आपकी सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग है, जिसमें ये होगा कि जब सीपीयू को डाटा चाहिए होगा वो डाटा गेट कर लेगा, यानी कि डाटा के साथ काम करेगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा। और जब उसको प्रोग्राम चाहिए होगा तो वो डाटा को वापस रखवाएगा मेमोरी पर, प्रोग्राम को गेट कर लेगा। इसलिए उसको थोड़ा सा सीक्वेंस फॉलो करना पड़ेगा। डाटा रखवाएगा, देन प्रोग्राम गेट करेगा, देन डाटा जाएगा। लेट्स से यानी कि आप आसान लफ्जों में ये समझ लीजिए कि इसमें था ना दो बसेस थी, इसमें बस जो है वो एक ही होगी। आप समझ लीजिए इसमें एक ही पाथ होगा, उसी पाथ पे डाटा ट्रेवल करेगा, उसी पाथ पे जो है प्रोग्राम ट्रेवल करेगा। इसलिए थोड़ा बहुत डिले भी आता है। याद रखिएगा, मैं आपको एक इंतहाई इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने लगा हूं कि वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर में एक ये इसका नुकसान है, इसका ड्रॉबैक का पॉइंट है, इसका डिसएडवांटेज है कि इसमें एक टर्म है जिसको हम बोलते हैं बोटलनेक। अब ये बोटलनेक क्या है? बोटलनेक का कॉन्सेप्ट ये होता है कि बोटलनेक आ जाता है इसके अंदर, यानी कि डिले आ जाता है। जैसे ही डाटा को वो रखवाएगा, ऑब्वियसली उसको प्रोग्राम गेट करने के लिए, लेट्स से अगर कभी आप एक पाथ यूज कर रहे हो तो उसमें कभी कभी ट्रैफिक जाम हो सकती है। भाई ज़ाहिर है एक रोड है, उसमें अगर डाटा भी एक तरफ जा रहा है, यानी कि एक गाड़ी इधर से आ रही है, गाड़ी इधर से आ रही है, प्रोग्राम इधर से जा रहा है, डाटा इधर से आ रहा है, तो ऑब्वियसली किसी जगह पे ब्लॉकेज हो सकती है। वो जो डिले आता है, जो सीपीयू को वेट करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड एज बोटलनेक।
तो ये एक समझ लीजिए कि मसला है। नंबर 2 पे इसके अंदर एक सिक्योरिटी रिस्क ये है कि आपका डाटा और प्रोग्राम क्योंकि एक जगह पर पड़े हुए, तो कभी अगर प्रोग्राम इंटरप्ट होता है, मे बी अगर प्रोग्राम किसी वायरस की वजह से किसी भी वजह से अगर गड़बड़ करता है, खराब होता है, तो डाटा को भी थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है क्योंकि वो दोनों एक ही मेमोरीज के ऊपर पड़े हुए हैं। ये 2 ड्रॉबैक्स है बस इसके, अदरवाइज इसके अलावा इसके जो एडवांटेजेस हैं वो एक लंबी लिस्ट है। एक तो ये सिंप्लीफाइड डिजाइन है, फ्लेक्सिबल डिजाइन है, आपने मेमोरी का कंटेंट चेंज करना है, आपका काम बदल गया, जबकि आपको इसमें क्या करना पड़ता था, आपको पूरा हार्डवेयर चेंज करना पड़ता था। इसलिए वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर द बेस्ट आर्किटेक्चर माना जाता है और आज के हम लैपटॉप्स कंप्यूटर्स के अंदर यही इस्तेमाल करते हैं। हार्डवेयर आर्किटेक्चर इस्तेमाल होता है बेसिकली आपके घर में जो माइक्रो कंट्रोलर चिप्स जिस आपके अप्लायंसेस के अंदर इस्तेमाल होती हैं, जैसे कि माइक्रोवेव ओवन, आपकी ऑटोमेटिक जो वॉशिंग मशीन है, उसके अंदर जो है हम लोग खास करके क्या इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर हार्वर्ड आर्किटेक्चर समझ लीजिए इस्तेमाल होता है। चिप्स के अंदर माइक्रो कंट्रोलर, ये मोबाइल के अंदर भी चिप्स लगती हैं, माइक्रो कंट्रोलर चिप्स, उसके अंदर ये होता है कि डाटा और प्रोग्राम दोनों अलग अलग जगह पर सेपरेट पड़े होते हैं। बात समझ आ गई? तो ये बेसिकली इनका कंपैरिजन भी था और साथ में आपने इसको समझ लिया कि इसका एक्चुअली इंट्रोडक्शन क्या था। अब हम बात करते हैं कंपोनेंट्स के ऊपर। देखिए जी, इसके अंदर ना याद रखिएगा कि वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर के अंदर टोटल हमारे पास 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। नंबर 1 पे मेमोरी है, नंबर 2 पे सीपीयू, नंबर 3 पे इनपुट यूनिट एंड नंबर 4 पे आउटपुट डिवाइसेस, यानी कि आउटपुट यूनिट आपका। इनपुट डिवाइसेस सिंपल और आउटपुट डिवाइसेस भी सिंपल, जैसे कि इनपुट डिवाइसेस में कीबोर्ड माउस आ गया जिसके जरिए से आपने इंस्ट्रक्शंस देनी है, जिसके जरिए से आपने डाटा भेजना है, कंप्यूटर के अंदर दाखिल करवाना है, वो आपके इनपुट डिवाइसेस। और आउटपुट डिवाइसेस में जब आपने रिजल्ट हासिल करना है, यानी कि मॉनिटर पे आप रिजल्ट डिस्प्ले करवाते हो, प्रिंटर के जरिए से रिजल्ट डिस्प्ले करवाते हो, तो वो आपकी सारी क्या है, आउटपुट डिवाइसेस है। अब इनके दरमियान में असल काम है सारा मेमोरी और सीपीयू, ये 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इस आर्किटेक्चर के। अगर हम बात करें मेमोरी की, तो एक्चुअली जब हम मेमोरी की बात करते हैं ना, तो एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट अ रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। एक वोलेटाइल मेमोरी है, कनेक्शन डिपेंडेंट है। पावर सप्लाई दोगे तो इसके ऊपर का कंटेंट, अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी दी, बिजली दे रहे हो, करंट दे रहे हो, तो रैम के ऊपर का कंटेंट उसके ऊपर रहता है। लेकिन जैसे ही आप कंप्यूटर को शट डाउन करते हो, पावर ऑफ करते हो, करंट खत्म होता है, करंट की सप्लाई रुकती है, तो रैम के ऊपर, इस मेमोरी के ऊपर जो भी कंटेंट होता है ना, वो सारा खत्म हो जाता है और मेमोरी के ब्लॉक्स इस तरह से साफ हो जाते हैं। लेकिन जब आप दोबारा से कंप्यूटर को चलाते हो, लेट्स से आप एक गेम खेल रहे हो, तो उस गेम की सारी फाइल्स पता है आपको किसके ऊपर लोड हो रही हैं, इसके ऊपर लोड हो रही है, इस तरह से। तो ये बेसिकली हमेशा डाटा को लोड करवाता है और वही डाटा आपका सीपीयू इस्तेमाल करता है। मैं इसको थोड़ा सा जो है वो ब्रीफ कर रखना चाहता हूं, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाह रहा, इसलिए याद रखिएगा कि रैंडम एक्सेस मेमोरी एक वोलेटाइल मेमोरी है, कनेक्शन डिपेंडेंट है और डाटा को लोड करवाती है अपने ऊपर। अगर हम बात करें सीपीयू की, तो सीपीयू के फर्दर 2 कंपोनेंट्स है, एएलयू एंड सीयू। एएलयू को फर्दर आप कह सकते हैं कि एएलयू भी आगे फर्दर 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, अर्थमेटिक यूनिट एंड लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक यूनिट में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन आपके बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस आ जाते हैं, जबकि लॉजिक यूनिट में ये आपके 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, ऑपरेशंस हैं कंप्यूटर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट, एंड और नॉट। लेकिन चले एएलयू ओवरऑल ही आप याद रखें, एएलयू को अलग से सवाल भी आ सकता है। एएलयू समझ लीजिए कि कंप्यूटर का ना कैलकुलेटर है, ये आपके कंप्यूटर का क्या है, कैलकुलेटर, यानी कि सीपीयू के अंदर बेसिकली जो पार्ट है एएलयू, वो उसका कैलकुलेटर है। जितनी भी तरह के ऑपरेशंस है ना, लेट्स से आपकी बुक में एक एग्जांपल भी है, वो कहता है 2+2 की एग्जांपल देकर इसको ना फेच डिकोड साइकिल समझाएं, वर्किंग समझाएं, हम उसके ऊपर बात करेंगे। तो ये 2+2, 2+3 व्हाटएवर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हो तो वो एक्चुअली एएलयू परफॉर्म करता है, जबकि सीयू क्या है, सीयू फर्दर सीपीयू का समझ लीजिए ब्रेन है। सीपीयू को हम क्या कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, दैट इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, बचपन से ये पढ़ते आ रहे हैं। तो सीपीयू का भी एक ब्रेन होता है जिसको सीयू कहते हैं। ये बेसिकली एक मैनेजर के तौर पे काम करता है, ये एक सुपरवाइजर के तौर पे काम करता है, कंट्रोलर के तौर पे काम करता है, जिसने एएलयू से काम करवाना है, इसने डाटा मेमोरी के ऊपर भेजना है। जब ये डाटा मेमोरी पे भेजेगा, ये राइट ऑपरेशन कहलाएगा। राइट डाटा को जब राइट किया जाता है मेमोरी के ऊपर, और जब डाटा मेमोरी से मंगवाना है, बुलाना है, वो भी सीपीयू ने बुलवाना, तब ये रीड का ऑपरेशन चलाता है। ये 2 ऑपरेशंस कंप्यूटर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूं, इसको अच्छे अंदाज से समझिएगा। अगर समझना है थोड़ा सा वीडियो को वापस ले जाइएगा। सीयू क्या है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, तो जो ये 2 काम करेगा, रीड एंड राइट ऑपरेशंस को परफॉर्म करेगा। अब ये जो बेसिकली कम्युनिकेशन है, इनपुट आया आई, सीपीयू ने क्या करना है, बेसिकली वो जो इनपुट आएगी वो क्या करेगा, वो मेमोरी के पास इंस्ट्रक्शन जाएगी एक्चुअली सबसे पहले, और वो आप समझ लीजिए कि सीपीयू ने डाटा किसके ऊपर भेजना है। अगर डाटा भेजेगा यानी कि डाटा को राइट करवाएगा, इनपुट भेजेगा मेमोरी साइड से, तो वो बेसिकली क्या कहलाएगा, राइट, यानी कि ये इनपुट हो रही है डाटा की, ठीक है जी, मेमोरी के ऊपर।
अब क्या करना है जी, इन कंपोनेंट्स की जो आपस में कम्युनिकेशन है ना, वो von Neumann आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंगली है। एक ही मेमोरी है, अब सीपीयू को डाटा मंगवाना है या रखवाना है सपोज करें मेमोरी के ऊपर, तो ये डाटा आ गया, और जब मेमोरी ने कोई इंस्ट्रक्शन देनी है लेट्स से सीपीयू को, तो वो प्रोग्राम जा रहा है सीपीयू के पास, इंस्ट्रक्शन जा रही है सीपीयू के पास, लेकिन दरम्यान में ये सारे कंपोनेंट्स, ये दो कंपोनेंट्स एक्चुअली एक, यानी कि ये असल में एक, तो आप इनको एक ही कंसिडर करो ना, और दो, ये दो कंपोनेंट्स की मेन कम्युनिकेशन होती है कंप्यूटर के अंदर, जिसकी वजह से आपका कोई भी काम होता है। बात समझ आ गई? सीपीयू की भी बात समझ आ गई कि एएलयू को बेसिकली कैलकुलेटर के तौर पर, सीयू बेसिकली उसके मैनेजर के तौर पर काम करता है, जो सीपीयू से काम करवाता है। मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, उसके बारे में हम बात कर चुके हैं, और ये सिंपल आपका कॉन्सेप्ट है इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस का, इन दोनों का डिफरेंस आपसे पूछा जा सकता है। सिस्टम बस ये बेसिकली कम्युनिकेशन पर्पस के लिए इस्तेमाल होती है, याद रखिएगा। ये कंप्यूटर का एक ऐसा कंपोनेंट है जो कम्युनिकेशन पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है। इसका काम क्या है? इसने ही तमाम कंपोनेंट्स की कम्युनिकेशन करवानी है। ये एक पाथ है, ये एक ट्रैक है। बस डजंट मीन दैट जो हम रियल लाइफ में बस यूज करते हैं, ये वो नहीं है, ये एक पाथ को कहते हैं, उसको सिस्टम बस कहते हैं। देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बस: डाटा बस, एड्रेस बस एंड कंट्रोल बस। डाटा बस जिसने डाटा को गेट करना है, कैरी करना है, और जो एड्रेस बस है वो हमें किसी भी मेमोरी के अंदर पर्टिकुलर पॉइंट, उसके ब्लॉक का एड्रेस बताएगा कि यहां पर डाटा पड़ा हुआ है, ले आओ या रखवा दो। तो वो बेसिकली काम जो है डाटा बस, जो डाटा उसने कैरी किया हुआ है, एड्रेस बस जिसके पास मेमोरी ब्लॉक्स का पर्टिकुलर किसी भी ब्लॉक का एड्रेस होता है, और कंट्रोल बस जो इन दोनों को कंट्रोल सिग्नल्स के जरिए से कंट्रोल करती है। कब किसी को कहना है रुक जाओ, कब किसी को कहना है काम करना शुरू कर दो, ये सारी इंस्ट्रक्शंस जो है वो डाटा बस और एड्रेस बस को कौन देती है? कंट्रोल बस। समझ लीजिए कि ये यहाँ का कंट्रोलर है, जैसे यहाँ का कंट्रोलर सीयू है, यहाँ का कंट्रोलर कौन है? कंट्रोल बस, जो कि दोनों बसेस को क्या कर रही है? कंट्रोल कर रही है। तो ये बेसिकली डाटा एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, ये बेसिकली इन पाथ की वजह से होता है, यानी कि इन ट्रैक्स की वजह से होता है, जिनको हम बस का नाम देते हैं। अब अगर हम बात करें कंप्यूटर के अंदर वर्किंग की, यानी कि आर्किटेक्चर की वर्किंग की, तो आर्किटेक्चर की वर्किंग कुछ इस तरह से है। इसके अंदर हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस हैं। वो ऑपरेशन कौन कौन से जरा समझिएगा। एक ऑपरेशन है फैचिंग का, नंबर 2 पे डीकोडिंग, नंबर 3 पे एग्जीक्यूशन, नंबर 4 पे स्टोरिंग। दीज आर द 4 ऑपरेशंस जो कि वर्किंग में आते हैं, यानी कि वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर की वर्किंग में एक्चुअली ये 4 प्रोसेस चल रहे होते हैं, जिनको फैच, डीकोड, साइकिल भी कहते हैं। याद रखिएगा, फैच, डीकोड, साइकिल। इसके अंदर ये 4 ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, देन डाटा कंप्यूटर के ऊपर स्क्रीन पर शो करवा दिया जाता है। ये 4 ऑपरेशंस कौन कौन से कंपोनेंट्स करते हैं, उनके नाम भी लिखे हुए। अब हम इस एग्जांपल के जरिए से इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जी, सबसे पहले सीपीयू का करता है, मेमोरी से डाटा को फेच करता है। समझ लीजिए डाटा यहां से मेमोरी की तरफ गया, सॉरी मेमोरी से डाटा सीपीयू की तरफ गया, सीपीयू ने फेच किया। इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हैं? सीपीयू और मेमोरी, ठीक है, दोनों ही। अब सीपीयू के अंदर ना एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट याद रखिएगा, वो होता है कौन? उसको हम कहते हैं रजिस्टर्स। सीपीयू के अंदर यहां पर होते हैं रजिस्टर्स, स्मॉल मेमोरी स्पेसेस होती हैं, समझ लीजिए, जिनके ऊपर डाटा थोड़ी देर के लिए आकर स्टोर होता है, जो सीपीयू ने प्रोसेस करना है। रिपीट कर रहा हूं, सीपीयू ने जो डाटा प्रोसेस करना है वो थोड़ी देर के लिए इन रूम्स के ऊपर आकर स्टोर हो जाता है, या जिस इंस्ट्रक्शन के ऊपर काम चल रहा है वो इंस्ट्रक्शन इन रूम स्पेसेस के अंदर, यानी कि छोटी छोटी मेमोरी स्पेसेस के अंदर होती हैं। ये रजिस्टर्स एग्जैक्टली सीपीयू के अंदर पाए जाते हैं। इनके लेवल होते हैं, लेवल 1 के तो बिल्कुल इसके अंदर होता है, लेवल 2 के थोड़े से इसके बाहर होते हैं, यानी कि इनके लेवल्स हैं। ग्रेजुअली वो उनकी स्पेस और उनके समझ लीजिए कि उनकी लोकेशन के ऊपर मैटर करता है कि वो लेवल नंबर कौन सा। तो लेवल 1 के जो रजिस्टर्स होते हैं सारे, वो सीपीयू के समझ लीजिए अंदर ही पड़े होते हैं, ताकि सीपीयू को वेट ना करना पड़े। सीपीयू अगर वेट करेगा तो कंप्यूटर किस चीज का, किस काम आएगा हमारे, क्योंकि हमने ये सारा काम बहुत ही स्पीड के साथ करना है। तो क्या होता है कि जिसके अंदर ये 4 इन्वॉल्व है कंपोनेंट्स, इनका काम मैं अभी आपको समझाता हूं। पहले आप इनका जरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन सबका ले लो। डीकोडिंग में क्या होता है? कंट्रोल यूनिट डीकोडिंग करता है। कंट्रोल यूनिट का काम है कि जो भी फेच की गई है ना इंस्ट्रक्शंस, उसका मतलब समझा जाएगा हमने एक्चुअली करना क्या है। देन आती है एग्जीक्यूशन, उसको जो भी काम समझ में आता है, फिर उस काम को, उस टास्क को परफॉर्म करवाया जाता है। उसमें 2 कॉमन से कंपोनेंट्स इन्वॉल्व है, एएलयू और सीयू। और देन स्टोरिंग में अगर आपने वो रिजल्ट्स, वो जिसके ऊपर काम किया है, वो एग्जीक्यूटेड डाटा स्टोर करना है, मेमोरी पे स्टोर कर लो, और यहाँ फिर आप आउटपुट करवा दो शो की आउटपुट यूनिट के जरिए से। अब जरा समझिएगा इस एग्जांपल को, 2+2 को। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखिए 2+2 में क्या होता है कि सीपीयू ने 2+2 को फेच किया विद द हेल्प ऑफ मेमोरी। पे पहले इंस्ट्रक्शंस गई थी ना, तो मेमोरी ने वो किसको पास कर दिया? सीपीयू को। अब पीसी और आईआर का काम भी जरा यहां पे समझेगा। प्रोग्राम काउंटर इसको बोलते हैं बेसिकली, पीसी स्टैंड्स फॉर प्रोग्राम काउंटर। ये एक रजिस्टर है, एक स्मॉल स्पेस है। इसने क्या करना है कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस अपने अंदर गेट करना है। जैसे कि यहां पर कुछ इंस्ट्रक्शंस पड़ी हुई हैं, अभी कंप्यूटर ने इसके ऊपर काम किया, तो कंप्यूटर पीसी क्या करेगा? अपने आप को, पीसी यानी कि प्रोग्राम काउंटर, ये अपने आप को अपडेट करेगा और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे जाएगा।
तो जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होता है ना, वो किसके ऊपर पड़ा था, पीसी के पास पड़ा था, प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर के पास पड़ा होता है। ये उस इंस्ट्रक्शन को मेमोरी के किसी भी ब्लॉक में पड़ा हो वहां से जाकर लेकर आएगा और किसके पास रखवा देगा, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के पास। यानी कि सीपीयू के पास इस वक्त क्या कौन सी इंस्ट्रक्शन पड़ी है, 2+2, जिसको उसने परफॉर्म करना है, यानी कि एग्जीक्यूट करना है। 2+2 का मतलब हमने आंसर निकालना है 4। तो पीसी ने इस इंस्ट्रक्शन का आंसर का, इस 2+2 के इंस्ट्रक्शन, इस एक्सप्रेशन का क्या किया, एड्रेस गेट किया और किसको दे दिया, आईआर को। अब आईआर ने क्या करना है, इस इंस्ट्रक्शन को अपने ऊपर स्टोर रखना है। अब सीपीयू क्या करेगा, नेक्स्ट काम आएगा डीकोडिंग, दूसरा काम। अब दूसरा स्टेप आ गया डीकोडिंग में। क्या होता है कि सीपीयू क्या करेगा, यानी कि उसका सीपीयू का मतलब ये है, मैं जब भी सीपीयू बोलूं उसका मतलब है मैं एएलयू, सीयू, आईआरपीसी की बात कर रहा हूं। भाई सिंपल सी बात है। तो ये इसलिए यहां पे कंट्रोल यूनिट आ गया जी। डीकोडिंग क्या करेगा, कौन सा काम करेगा कंपोनेंट, सीयू। सीयू काम होता है डीकोडिंग करना। अब इसने करनी है डीकोडिंग। ये 2+2 को समझेगा, 2 का मतलब समझेगा, प्लस का मतलब समझेगा। ये यहाँ पे एक्चुअली समझ लीजिए, इस प्लस को जिसको हम ऑप कोड कहते हैं, ऑपरेशनल कोड, वो उसको समझेगा कि एक्चुअली हमने करना क्या है। वो समझेगा, जब उसको डीकोड करेगा, बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, उसको समझ आ जाएगी कि ये तो प्लस का काम है। इट मींस कि मुझे 2 और 2 को आपस में ऐड करके आंसर बनाना है। तो वो काम डीकोड करने वाला किसने किया, सीयू ने। लेकिन 2+2 परफॉर्म नहीं करेगा सीयू, वो कौन परफॉर्म करेगा, एएलयू, और करवाएगा कौन, सीयू। उसको हम क्या बोलेंगे, एग्जीक्यूशन। ये एग्जीक्यूशन फेज है कि जब उस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को, पर्टिकुलर उस इंस्ट्रक्शन को जब एग्जीक्यूट किया जाएगा, यानी कि उसके ऊपर अमल किया जाएगा, उस काम को किया जाएगा, उसको एग्जीक्यूशन कहते हैं। और वो कौन करता है, एएलयू। यानी कि वो जो कैलकुलेशन है 2+2 का आंसर निकालने वाला 4, वो किसने करना है, एएलयू ने। और करवाना किसने है, सीयू ने। काम हो गया। एंड देन इन इंस्ट्रक्शंस को अगर आपने मेमोरी में स्टोर करवाना है तो स्टोरिंग करवा लें, यानी कि मेमोरी के ऊपर। अदरवाइज अगर आपने इसको किसी आउटपुट स्टोरेज पे भेजना है, यानी कि आउटपुट यूनिट पे भेजना है। आउटपुट यूनिट का मतलब यह है कि आपने किसी डिवाइस के जरिए से इसका रिजल्ट यूजर को दिखाना है तो दिखा दें, डेवलपर को दिखा दें, एंड दैट्स इट। ये काम खत्म हो गया। ये बेसिकली आपका इसकी वर्किंग थी वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर की। आखिरी बात कि हमारा ये इसका क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है, क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर की डेफिनेशन आ जाएगी, यानी कि वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर का इंट्रोडक्शन प्लस उसके कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन करना है। हो सकता है कि इस तरह से आ जाए। प्लस दूसरे नंबर पे डेफिनेशन के साथ आपको वर्किंग कहा जा सकता है कि वर्किंग को एक्सप्लेन कर दें। ये 2 क्वेश्चन एक्चुअली बनते हैं। ये सारा क्वेश्चन बहुत कम चांस होता है कि आए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ लीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।